चलिए आइए जी। तो इस वीडियो में बच्चे हम कैपिटल स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आई एडवाइज कि कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज को अच्छे से पढ़ लीजिए ये एमसीक्यूज करने से पहले, क्योंकि ज्यादातर थ्योरीज के ऊपर ही पूछे गए हैं। वो ऑब्वियस था क्योंकि थ्योरी सारी थ्योरेटिकल होती हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि एमसीक्यू उसी के इर्द गिर्द ही आएगा। ठीक है, सो आई एडवाइज कि एक बार थ्योरी देख लीजिए। अगर याद है तो ओके है, फिर तो मेरे साथ साथ करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगा आपको। मैं आपको याद करने को बोलूंगा कि हाँ देखो ये हमने वहां पे किया था, आपको याद है, और आप कहेंगे नहीं हमें नहीं याद है, तो फिर ओके है। अगर नहीं याद है तो फिर समझ में नहीं आएगा। आइए जी करें फिर स्टार्ट। मैं फिर कह रहा हूं थ्योरीज आती हैं तो आगे बढ़िए, नहीं आती हैं तो रुक जाइए। आइए जी। द assumptions of MM hypothesis of capital structure do not include the following। MM की कौन सी assumption नहीं है ना? आइए, कैपिटल मार्केट्स आर इम्परफेक्ट। क्या बात करते हो भाई, एमएम तो मान के चलता है कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, तो यही आंसर है। अब ये जाके आपको पढ़नी है सारी की सारी assumptions। ठीक है, इन्वेस्टर्स हैव होमोजेनियस एक्सपेक्टेशंस, हाँ ये उसकी assumption है। कह रहा था डू नॉट इंक्लूड, है ना, ये तो इंक्लूड करता है वो। ऑल फर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू होमोजेनियस रिस्क क्लास, सब फर्म एक जैसी होती हैं, यस। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%, देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, यस। अब ये आपको जाके कंफर्म करना है, ये थ्योरेटिकल है, तो आप जाके देख लीजिए जहां assumptions लिखी है। हाँ ये तो पक्का है कि एमएम मान के चलता है कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेलेवेंट फॉर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? बढ़िया कैपिटल स्ट्रक्चर में वैल्यू ऑफ फर्म इज हायर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोअर, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी कंट्रोल, बाप रे बाप, इसने तो कुछ और ही पूछा है। सॉल्वेंसी, हाँ सॉल्वेंसी तो रेलेवेंट है कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वही है जिससे आपकी सॉल्वेंसी, आपकी बैंकरप्सी पे खतरा ना हो। लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि आपको पैसा जल्दी मिलना चाहिए। कंट्रोल, कि आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, पर फिर भी मुझे इसका आंसर देखना पड़ेगा इन्होंने क्या आंसर किया है। सेकंड, क्योंकि ये पंगे वाला सवाल है, बी आंसर किया जिन्होंने सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्वेंसी आंसर है? ओ सॉरी सॉरी, मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा। वो कह रहा है इररेलेवेंट क्या है। हाँ ठीक तो है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रेलेवेंट है, मुझे नहीं पता जी। ये इंस्टीट्यूट का आंसर हमें मानना पड़ेगा। इन्होंने आंसर इसका सॉल्वेंसी किया है। फ्लेक्सिबिलिटी वो किस एंगल से बोल रहा है, इन्होंने वो एंगल एक्सप्लेन नहीं किया है। जबकि मुझे तो लगता है सॉल्वेंसी मैटर करती है। आप डेट ज्यादा रेस करेंगे तो सॉल्वेंसी पे खतरा आता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। हर एक में मैंने कहा था एक आधा ऐसा मिलेगा जो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आएगा वो कहना क्या चाहता है, और अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आ गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। सो ये एक बार याद कर लेना, ठीक है। हर एक में एक आधा ही है, एक बार पेपर वाले दिन तो देख के जाएंगे ना एमसीक्यू सारे, सिर्फ ये वाले देख के जाना बस, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? मैंने कॉपी पे लिखवाया था आपको। एंटायर लाइबिलिटी साइड इन बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का टोटल कर दें तो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आता है। तो ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यस। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, नो, दोनों, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। इसमें सारे ही एमसीक्यूज ऑलमोस्ट थ्योरी वाले ही हैं, होने ही चाहिए ना, क्योंकि प्रैक्टिकल तो ऑलरेडी हमने बहुत कर लिए हैं क्लासेस में, सो होने ही थ्योरी वाले चाहिए। आगे, एन EBIT EPS इंडिफरेंस एनालिसिस चार्ट इज यूज्ड फॉर, इंडिफरेंस पॉइंट निकालते थे हम, वो कह रहे हैं किसके लिए यूज होता है? इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ बिजनेस रिस्क। अरे नहीं, बिजनेस रिस्क के लिए तो हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज निकालते हैं। इंडिफरेंस पॉइंट तो होता है कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़िया है उसके लिए। एग्जामिनिंग EPS रिजल्ट्स फॉर ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान एट वेरिंग EBIT लेवल, बिल्कुल ठीक। डिफरेंट EBIT लेवल पे क्या क्या EPS आएगा, इसी के लिए ही ये इंडिफरेंस पॉइंट निकालते हैं। इंडिफरेंस पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ EBIT जहां सबका EPS क्या आएगा, सेम आएगा। अगला क्या है? डिटर्मिनिंग द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन EBIT, नो, इसके लिए हम DOL निकालते हैं। शोइंग द चेंजेस इन EPS क्वालिटी ओवर टाइम, नो, ये तो कंफर्म ही था ना, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने किए हैं कि एग्जामिन करते हैं EPS रिजल्ट्स फॉर ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स एट वेरिंग EBIT लेवल्स, ठीक है। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर मींस लॉन्ग टर्म डेट, प्रिफर्ड स्टॉक, इक्विटी शेयर्स, लग तो रहा है यही आंसर है। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नो। नेट वर्किंग कैपिटल, नो। शेयर होल्डर्स इक्विटी, नो। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म डेट आता है, बहुत बढ़िया से लिखा है।
प्रिफर्ड शेयर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स आते हैं, बिल्कुल ठीक। द कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग द मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन बैंकरप्सी कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एजेंसी कॉस्ट। बच्चे एजेंसी कॉस्ट याद है, हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये वाली ट्रेड ऑफ थ्योरी, ट्रेड ऑफ थ्योरी। यहां पे देखो एजेंसी कॉस्ट, तो एजेंसी कॉस्ट में इन्होंने कहां पे लिखा है, ये एजेंसी कॉस्ट हमने बताया था कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये देखो कॉस्ट ऑफ मैनेजर, कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर, नहीं ये तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये तो आपकी डिस्ट्रेस की कॉस्ट हो गई ना। शेयर होल्डर मैनेजर कॉन्फ्लिक्ट, शेयर होल्डर डेट होल्डर कॉन्फ्लिक्ट, हमने पढ़ा था जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी कॉस्ट होती है आपकी बैंकरप्सी कॉस्ट। यहां इन्होंने कहीं एग्जांपल नहीं दिया इसका, चलो आप एक बार पढ़ लेना। वैसे एजेंसी कॉस्ट हमने क्लास में डिस्कस करी हुई है ना, कि जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसके कारण जो नुकसान अराइज होते हैं दैट इज कॉल्ड एजेंसी कॉस्ट। तो मैनेजमेंट को मॉनिटर करना इज एजेंसी कॉस्ट, दिस इज नॉट बैंकरप्सी कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट तो कोई वर्ड ही नहीं है। तो ये कौन सी थ्योरी से लिया गया है, ट्रेड ऑफ थ्योरी। अब देखो कुछ भी आता है पेपर में, अब कई कहेंगे ये तो ट्रेड ऑफ थ्योरी एम पढ़ा के चले गए हैं, एम कुछ नहीं पढ़ाया गया है, हर चीज काम के लिए ही पढ़ाई गई है। सो ना भी मान लो आपको याद हो, पर एजेंसी कॉस्ट, हाँ एजेंसी कॉस्ट हमने चैप्टर नंबर 1 थ्योरी में भी तो डिस्कस किया है। तो थ्योरी का चैप्टर था, वहां भी तो एजेंसी प्रॉब्लम पढ़ा था हमने। तो एजेंसी कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग मैनेजमेंट इज बेसिकली एजेंसी कॉस्ट। आइए, ट्रेडिशनल अप्रोच टुवर्ड्स वैल्यूएशन ऑफ अ फर्म अज्यूम्स, पहले याद कराओ ट्रेडिशनल अप्रोच थी क्या। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती थी कि जैसे जैसे डेट बढ़ाओगे, शुरू में डेट बढ़ाने से फायदा होता है, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ता है, क्यू गिरता है, फिर क्यू बढ़ना शुरू हो जाता है और वैल्यू ऑफ फर्म गिरना शुरू हो जाता है ना। यही था ट्रेडिशनल अप्रोच। अब पढ़ते हैं, क्योंकि पहले थ्योरी याद होगी तभी तो उसके ऑप्शंस हमें समझ में आएंगे। सो ट्रेडिशनल अप्रोच टुवर्ड्स वैल्यूएशन ऑफ फर्म अज्यूम्स, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या मानता है, दैट केओ द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट चेंजेस इन फाइनेंशियल लेवरेज। यस, ये तो मानता है, तो यही आंसर लग रहा है। क्या केओ चेंज होता है ट्रेडिशनल अप्रोच में? होता है, यस। दैट देयर इज एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, हाँ ये भी मानता है कि शुरू में आपको डेट यूज करने से फायदा होता है, फिर डेट यूज करने से नुकसान होता है, आपका केओ बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये भी आंसर है। ये क्या चक्कर है, द टोटल रिस्क इज नॉट चेंज विद चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ये गलत है। कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने से केओ चेंज होता है, तो टोटल रिस्क चेंज होता है, ये ठीक है। द मार्केट्स आर परफेक्ट, नहीं ये तो एमएम की assumption है। assumes that the overall capitalization rate changes in financial leverage। ओहो, ये एक्चुअली में ना ये लाइन ही सही नहीं है। ओवरऑल केओ में चेंज तो होता है, चेंजेस इन फाइनेंशियल लेवरेज ये कोई वर्ड ही नहीं है। केओ चेंजेस इन फाइनेंशियल लेवरेज ड्यू टू फाइनेंशियल लेवरेज हो सकता है, तो ये हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही है कि एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच देयर इज एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे बच्चे आपकी सेकंड अप्रोच थी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, वो कहती थी एवरी कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इसी तरह एमएम कहते थे एवरी कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बिकॉज वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डेट एंड इक्विटी रेशियो। पर ये कहता था नहीं। फिर भी हम एक बार आंसर चेक करेंगे इसका, इन्होंने क्या आंसर किया। व्हेन इन डाउट हमेशा इंस्टीट्यूट के आंसर को रेफर करिए। तो बी ही है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ऊपर वो लाइन ही गलत है। अगर ये लिखा होता ना कि दैट ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट चेंजेस ड्यू टू फाइनेंशियल लेवरेज, फिर ये लाइन ठीक थी। वैसे वो पता नहीं अब इनसे गलती से हुआ है कि क्या हुआ है, पर ये कंफ्यूजिंग था क्योंकि ये दोनों आंसर लग रहे थे, पर मोस्ट ऑप्टिमम आंसर सेकंड ही है। आगे, अब जिसको थ्योरी नहीं याद है सोचो वो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का कैसे आंसर करेगा। सो थ्योरी तो याद आपको रहनी ही पड़ेगी। मार्केट वैल्यूज आर ऑफन यूज्ड इन कंप्यूटिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सवाल आ गया कि मार्केट वैल्यू वेट्स की यूज करते हैं। मैंने कॉपी में साफ साफ लिखवाया है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है जब आपका मार्केट प्राइस मैक्सिमाइज होता है, इसलिए मार्केट वैल्यू वेट्स बढ़िया होते हैं। तो वो कह रहा है दिस इज सिंपलेस्ट वे टू डू कैलकुलेशन। अरे नहीं, दिस इज कंसिस्टेंट विद गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू, बिल्कुल ठीक।
दिस इज रिक्वायर्ड बाय सेबी, दिमाग खराब है, सेबी थोड़ा बोलता है कुछ। दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, नो 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 नो, एज इट इज लाइन आपकी कॉपी पे लिखवाई हुई है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में, यहां लिखवाया है व्हाई मार्केट वैल्यू वेट्स आर बेटर देन द बुक वैल्यू वेट्स, कि मार्केट वैल्यू वेट्स हमेशा बुक वैल्यू वेट से अच्छे क्यों माने जाते हैं, ये वहां पे हमने इसको लिखवाया है। नेक्स्ट, a firm's optimal capital structure is the debt equity ratio that result in minimum possible weighted average cost of capital, बिल्कुल ठीक, where KO is minimized, optimum capital structure is that where KO is minimized। सर बाकी तो आप पढ़ते ही नहीं हो, जब मुझे पक्का आंसर मिल जाता है मैं तभी नहीं पढ़ता, पर आप पेपर में पढ़िएगा 40% डेट 60% इक्विटी, नो, डेट इक्विटी रेशियो 0.5, नो, वेयर के इज मिनिमम, नो, क्योंकि मुझे मीनिंग समझ में आते हैं ना, तो जब मुझे पक्का आंसर मिल जाता है मैं अगला पढ़ना पसंद नहीं करता, पर आप पेपर में सारे पढ़िएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म इन्फ्लुएंसेस रिस्क रिटर्न, बोथ रिस्क एंड रिटर्न, हाँ बोथ रिस्क एंड रिटर्न ना, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने से रिस्क भी चेंज होगा आपका, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। कंसिडर द बिलो मेंशन स्टेटमेंट्स, बाप रे बाप, हाँ ये बढ़िया सवाल होते हैं। कंसिडर, ऐसे सवाल ना आपके आईएएस सिविल सर्विसेज का पेपर दो ना, वहां बहुत आते हैं, प्रीलिम्स के पेपर में। Consider the below mentioned statements. A company is considered to be overcapitalized when actual capitalization is lower than the proper capitalization। अरे नहीं भाई, overcapitalize होता है when, पढ़ा था हमने थ्योरी में, overcapitalization होता है when actual capitalization is more than the required capital, ठीक है, तो यहां तो lower लिखा है, lower, तो ये तो गलत है। Both overcapitalization and undercapitalization are detrimental to the interest of the company, बिल्कुल ठीक, ये ट्रू है। detrimental मतलब हानिकारक, detrimental का मतलब क्या है, हानिकारक, कि ओवर कैपिटलाइजेशन भी खराब है, अंडर कैपिटलाइजेशन भी खराब है, सो ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। सो ओवर कैपिटलाइजेशन भी खराब है और अंडर कैपिटलाइजेशन भी खराब है, तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो बी आंसर होगा। देखिए जरा, जहां मुझे डर लगता है मैं एक बार देखना पसंद करता हूं, बिल्कुल ठीक, 11th का भी। इस तरह के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको दो दो स्टेटमेंट्स के लॉजिक समझ में आएंगे तभी तो आप आंसर कर पाएंगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चन अच्छे माने जाते हैं। अब क्रिटिकल अजम्पशन ऑफ एनओआई अप्रोच टू वैल्यूएशन इज, एनओआई अप्रोच की क्रिटिकल अजम्पशन क्या है पता है? इसकी क्रिटिकल अजम्पशन थी कि एट ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर केओ रिमेन्स द सेम, जहां मैं एडिशनल अजम्पशन लिखवाता था। याद करो, हमने क्लास में एडिशनल अजम्पशन के नाम से पढ़ा था इसको, कि एक तो जनरल अजम्पशंस होती हैं, हर थ्योरी की एडिशनल अजम्पशंस होती हैं, तो इसकी अजम्पशन थी एट ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर केओ रिमेन्स द सेम। तो ये देखो, द डेट एंड इक्विटी लेवल रिमेन अनचेंज, नहीं ये तो चेंज होते हैं। डिविडेंड इंक्रीज, डिविडेंड कहां से आ गया? केओ रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन लेवरेज, यस यही तो था एनओआई अप्रोच, कि केओ सेम रहता है, जिससे ईबीआईटी भी सेम रहता है, तो जिससे वैल्यू ऑफ फर्म हमेशा क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो ये बढ़िया था, है ना। आइए, Which of the following steps may be adopted to avoid the negative consequences of overcapitalization? बाप रे बाप, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवरकैपिटलाइजेशन को अवॉइड करना है, तो जरा एक बार पढ़े। द शेयर्स ऑफ कंपनी शुड बी स्प्लिट अप, जहां तक मुझे ध्यान है ये तो अंडर कैपिटलाइजेशन में था। इश्यू ऑफ बोनस शेयर, हाँ ये भी अंडर कैपिटलाइजेशन में था, एक बार ये आपको दिखाई देते हैं। ये देखो, रेमेडीज फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन, बच्चे कुछ भी आता है पेपर में, कुछ भी मतलब कुछ भी, आपको सब कुछ पढ़ाया इसलिए ही गया है कि सब कुछ आता है पेपर में। तो शेयर्स ऑफ कंपनी शुड बी स्प्लिट अप, ये तो अंडर कैपिटलाइजेशन की रेमेडी है। इश्यू ऑफ बोनस शेयर भी अंडर कैपिटलाइजेशन की रेमेडी है। अब ये क्यों है, ये इसकी बात नहीं करेंगे, वो हमने क्लास में किया हुआ है। बाय रिवाइजिंग अपवर्ड द पार वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो ये भी अंडर कैपिटलाइजेशन की रेमेडी है कि पार वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ा दो। ये देखो, ये तीनों आंसर नहीं है, तो मान लो आपको अंडर कैपिटलाइजेशन वाले पता, तो चौथा आंसर है रिडक्शन इन क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, जिसको आप कैपिटल रिडक्शन बोलते हो। भाई ओवर कैपिटलाइजेशन है, कैपिटल कम करनी है, तो किसके जरिए होगी? कैपिटल रिडक्शन के जरिए ही होगी ना। आपने एडवांस अकाउंट्स में भी किया है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो वहां भी तो आप यही करते हो। ओवर कैपिटलाइजेशन को आप कम करना है, तो किससे कम होगा? कैपिटल रिडक्शन से। अरे बोनस शेयर देने से तो कैपिटल बढ़ जाती है, रेमेडी क्यों है, चलो समझा ही देता हूं।
अंडर कैपिटलाइजेशन का रेमेडी बोनस शेयर क्यों है? इससे कैपिटल बढ़ जाती है, स्प्लिट करने से भी कैपिटल बढ़ जाती है। तो क्या बात करते हो, ओवरऑल कैपिटल तो सेम रहती है। अरे नंबर ऑफ शेयर की बात कर रहा हूं, ठीक है। बोनस शेयर से ओवरऑल कैपिटल बढ़ जाती है, ठीक है। और रिवाइजिंग अपवर्ड द पार वैल्यू ऑफ शेयर्स, कंसोलिडेट करने से भी आपकी पार वैल्यू बढ़ जाती है। ये सब अंडर कैपिटलाइजेशन की दिक्कतें हैं। हालांकि इनसे दिक्कतें सॉल्व नहीं होती, वो अलग मुद्दा है, पर आपकी बुक में तो यही लिखी है, तो हमें तो यही पढ़नी होती है। तो देख लो, ये थ्योरी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछ लिए गए और ये आपके स्टडी के क्वेश्चन है भाई, ये करके जाइएगा। हो सकता है इनमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 नंबर का सवाल पेपर में मिल जाए। कितने 15 20 25 मिनट लगेंगे एक चैप्टर को करने में, ये बहुत बड़ा है। चलिए पढ़ लेते हैं। मिस्टर दशन recently came back from a conference titled Capital Structure Theory and was extremely excited about what he learned concerning MM capital structure preposition. वो MM के preposition पढ़ के बहुत excited हो गया है। क्या आप excited हुए थे क्लास में? नहीं सर, हमें तो नींद आ रही थी। He has been trying to choose between 3 potential capital structures for his firm and believes that MM's work may guide him in the right direction. उसने 3 कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसमें से एक चुनने की कोशिश कर रहा है और सोच रहा है कि एमएम मुझे प्रॉपरली गाइड करेगा। द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड आर, कौन कौन से? कैपिटल स्ट्रक्चर 1 है 100% इक्विटी, कैपिटल स्ट्रक्चर 2 है 50% इक्विटी 50% डेट, और कैपिटल स्ट्रक्चर 3 है 100% डेट। ओके, तो तीनों में से एक चुनना चाह रहा है वो। If he uses MM preposition and includes all their assumptions, including assumption of no taxes, तो नो टैक्स वर्ल्ड में तो जरा मर्जी कैपिटल स्ट्रक्चर ले लो, सारे कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़िया होते हैं। Which capital structure is he most likely to choose? Which capital structure would be chosen in case of tax regime? तो बच्चे अगर टैक्स नहीं है फिर तो जो मर्जी ले लो। MM1 कहता था all capital structures are optimum capital structure। तो पहले वो पूछ रहा है विच कैपिटल स्ट्रक्चर ही मोस्ट लाइकली टू चूज इन नो टैक्सेस, तो एनी कैपिटल स्ट्रक्चर, तो एनी और किसी में तो है नहीं, तो यही आंसर है। फिर कह रहा है विच कैपिटल टू चूज इन केस ऑफ टैक्स रेजिम, तो टैक्स वाले में तो जहां डेट ज्यादा है, बिकॉज इन केस ऑफ MM2 विद टैक्सेस वैल्यू ऑफ अ लेवर्ड फर्म इज वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट DT। तो जितना डेट ज्यादा है उतना आपको टैक्स सेविंग ज्यादा मिलेगा, तो 100% डेट, कैपिटल स्ट्रक्चर 3। वैसे तो आंसर पहले से मिल गया था, बढ़िया सवाल है भैया, सीधे क्वेश्चन नहीं है, मैं भी नहीं कराने आया हूं आपको। मुझे पता है जब खुद करेंगे ना आप आंसर देख के मन को समझा लेंगे कि हाँ ठीक है यही आंसर है, पर वो लॉजिक आपको भूल जाएंगे। इसलिए ही मैं ये कराने आया हूं आपको कि आपको वो लॉजिक समझ में आ जाए सारे के सारे। नेक्स्ट, टू हैव ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर द फर्म मस्ट हैव फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। ओके, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए? वैसे तो ऑल ऑफ द अबव है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होता है, पर स्टिल जरा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के गुण एक बार पढ़ लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब ROE इज ग्रेटर देन KE, ये कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है कि IRR ज्यादा ही होना चाहिए, या IRR इज ग्रेटर देन KO, जो मर्जी कह लो, तो बिल्कुल ठीक है। देयर शुड बी मिनिमम फाइनेंशियल रिस्क, बिल्कुल ठीक है भाई। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जितना फाइनेंशियल रिस्क कम हो अच्छा है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ठीक। उल्टा लिखा है, ऊपर लिखा है रिटर्न शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट, यहां कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नहीं 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 नहीं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन, कॉस्ट ज्यादा थोड़ा होनी चाहिए। क्या आंसर है इनका, देखिए जरा। डी आंसर दिया है ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव कैसे हो सकता है? टू हैव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर द फर्म मस्ट हैव फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी, फिर बच्चे इसका आंसर आप 1 ही रखो, डी आंसर नहीं है इसका, क्योंकि ये थर्ड तो आंसर हो ही नहीं सकता। कॉस्ट ज्यादा है, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ये और ये दोनों आंसर कैसे हो सकते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन रिटर्न, दोनों ही आंसर है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो डी आंसर नहीं है इसका, 1 ही आंसर होगा। मिनिमम फाइनेंशियल रिस्क भी छोड़ दो, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनो, ठीक है। सो इसका आंसर चेंज करो, 15th का आंसर आप ए कर लो। पहला आंसर है जो गलत है,
भाई दोनों आंसर कैसे हो सकते हैं, आप ही बता दो, क्योंकि सेम ही बात उल्टी लिखी हुई है थर्ड में, तो दोनों आंसर नहीं हो सकते आपके, एक ही आंसर है। ये बहुत बढ़िया सवाल है। असर्शन, risk principle of capital structure is one that minimizes the cost of capital structure. Reason, according to this principle reliance is placed more on equity for financial purpose. दोबारा पढ़ो और इसके ऑप्शंस भी पढ़ो, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, पढ़ो जरा। एक स्टेटमेंट दी है और नीचे उसका रीजन दिया है। आंसर में पूछ रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो पहले तो मुझे ये देखना है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो कौन ट्रू और कौन फॉल्स है, बाद में देखूंगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। पहले दोबारा पढ़ो क्या लिखा है। रिस्क प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज वन दैट मिनिमाइजेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बात करते हो, रिस्क प्रिंसिपल क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करो, नहीं, रिस्क प्रिंसिपल होता है ओवरऑल रिस्क, फ्रेंच रिस्क कम करो। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। सो बोथ ए एंड आर इज ट्रू, ये आंसर नहीं हो सकता। बोथ ए एंड आर इज ट्रू, ये आंसर नहीं हो सकता। ए इसको बोल रहा है, आर इसको बोल रहा है। ए इज फॉल्स, तो ये आंसर होगा। बट आर इज ट्रू, तो अब आर भी पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मतलब रिस्क प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली रिलायंस इज प्लेस्ड मोर ऑन इक्विटी। बिल्कुल ठीक, बिकॉज डेट इश्यू करने से फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। लिख लो वाई दिस इज ट्रू, बिकॉज financial risk increases by raising more debt. Financial risk increases by raising more debt. ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये ऐसे, मैं फिर कह रहा हूँ, सिविल सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां असर्शन दिया रहता है और उसका रीजन दिया रहता है, तो वहां इस तरह के सवाल काफी पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, ये प्रैक्टिकल है, बाद में देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर प्लीड्स दैट द डेट फाइनेंसिंग इनिशियली इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ फर्म। ट्रेडिशनल अप्रोच, कि शुरू में डेट यूज करने का फायदा होता है, बाद में नुकसान होता है। However, excess debt financing beyond a particular point reduces the value of firm. ट्रेडिशनल अप्रोच पहले पता है। अब जिसके बैक ऑफ द माइंड थ्योरी काम कर रही है, उसको तो पहला शब्द पढ़ के ही आंसर समझ में आ जाएगा कि इसका क्या आंसर है। Which of the following statements regarding MM preposition, assuming perfect capital markets and homogeneous expectations, is most accurate? Most accurate ढूंढनी है। MM के रिगार्डिंग क्या मोस्ट एक्यूरेट है? Firm value is maximized with a capital structure consisting of 100% equity. No, 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 no. वो तो कहता था चाहे जितना मर्जी डेट लो, जितना मर्जी इक्विटी लो, वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन द सेम। तो ये आंसर तो नहीं है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस एज द फर्म इंक्रीज फाइनेंशियल एवरेज। यस, प्रेपोजिशन नंबर 2 कि केई ऑफ अ लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू KE of unlevered firm plus KE of unlevered firm minus KD into value of debt divided by value of equity. तो levered firm का KE हमेशा unlevered firm के KE से ज्यादा होता है। So the cost of equity increases as the firm increases its financial leverage. This is the answer. ये preposition number 2 था MM का। Statement 1, फिर से 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है। पढ़िए जरा। इफ आवर कॉर्पोरेट टैक्स रेट इंक्रीजेस फ्रॉम 25% टू 30%, आर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लाइकली टू डिक्लाइन। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका केडी गिर जाएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में केडी आफ्टर टैक्स लेते हैं ना, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, इसमें पहले को इनकरेक्ट बोला है। अब 1 और 4 सेकंड पढ़ते हैं। What is happening in the stock or bond market is irrelevant to our decision to how to raise capital. स्टॉक और बॉन्ड मार्केट में क्या हो रहा है, ये हमारे डिसीजन को इंपैक्ट नहीं करता। अरे करता है। अगर बॉन्ड मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेंगे
तो हमारा मन करेगा ना कि जाके हम बॉन्ड इशू कर लें, क्योंकि सस्ते बॉन्ड इशू हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग इन स्टॉक इज इररेलेवेंट। नहीं बच्चे, ये रेलेवेंट है, ये फॉल्स है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, फोर्थ है, फिर भी मैं एक बार चेक करूंगा। हाँ 20th का डी बिल्कुल ठीक। भाई स्टॉक और बॉन्ड मार्केट में क्या हो रहा है, बॉन्ड मार्केट में ब्याज के रेट बढ़ गए तो मैं क्यों जाके डेट इशू करूंगा। डेट कब जनता रेज करती है, सीए फाइनल में टॉपिक कराते हैं बॉन्ड रिफंडिंग, कि जब ब्याज के रेट गिर जाते हैं तो लोग पुराने बॉन्ड रिडीम करके नए बॉन्ड इशू करते हैं। ऐसे ही होता है। मान लो आप 9% इंटरेस्ट रेट पे फंसे हो और बाजार में रेट हो गया 7%, तो आप नहीं चाहोगे कि 9% का रेट वापस करके मैं 7% पे लोन ले लेता हूं। समझ गए ना। सो इससे फर्क पड़ता है। ये भी बढ़िया सवाल था, बढ़िया क्वेश्चन, इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। सारी थ्योरी आनी थ्योरी चाहिए, प्रैक्टिकल तो अपने किए हुए हैं क्लास में। द नंबर ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट्स बिटवीन 5 फाइनेंशियल प्लान। अरे बाप रे बाप, ये तो मैं क्लास में वैसे ही बता देता होता हूँ कि अगर 3 प्लान है तो 3 इंडिफरेंस पॉइंट होते हैं। 4 प्लान है तो अच्छा, ये 3 कैसे निकालते हैं। मैंने कहा था एनपीआर होता है 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इज 3। 4 है तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 6। 5 है तो 5 बाय 4, ये 5 में से एक कम करना है, 4 में से एक कम करना है, डिवाइडेड बाय 2 इज 10। अरे मान लो 3 फाइनेंशियल प्लान है, ए बी और सी, तो ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, ए का सी के साथ 3 हो गए। अब वो कह रहा है 5 है तो चेक करने थोड़ा जाओगे, तो 5 इंटू 5, ये मैथ्स का फॉर्मूला है, डिवाइड बाय 2। मान लो एक टूर्नामेंट हो रहा है वर्ल्ड कप, 10 टीम्स हैं, 10 का आपस में मैच होना है। बताओ कितने मैच होंगे। ये मैच होंगे 10/9 डिवाइड बाय 2, 45 मैच होंगे। अगर हर टीम एक दूसरे के साथ मैच खेलेगी तो 45 मैच होते हैं, तो वही है 10। ये तो मैं वैसी क्लास में सिखा देता हूँ, उसमें तो एमसीक्यू बना हुआ है, मुझे भी नहीं पता था। चलिए आइए, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 17। रामवर्स लिमिटेड इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी। इट इज कंसिडरिंग, इक्विटी फाइनेंस्ड मतलब अनलीवर्ड फर्म है ना, अनलीवर्ड फर्म। इट इज कंसिडरिंग रिप्लेसिंग 275 लाख इक्विटी शेयर विद 15% डिबेंचर। तो अब वो डेट लेने जा रहा है, 275 लाख का डेट लेने जा रहा है। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी 1750 लाख, तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म दिया हुआ है 1750 लाख, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 20%, तो केओ ऑफ अनलीवर्ड फर्म या केई ऑफ अनलीवर्ड फर्म भी दिया हुआ है। फ्यूचर ईबीआईटी आर गोइंग टू बी कांस्टेंट, जितना भी है ईबीआईटी कांस्टेंट रहेगा। एंड एंटायर अर्निंग्स आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो इन थ्योरीज की अजम्पशन है। टैक्स रेट है आपका 30%। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू फर्म, क्योंकि बच्चे टैक्स रेट दे दिया तो टैक्स रेट तो एक ही थ्योरी में अज्यूम करते हैं, MM2 में। और MM2 में वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म किसके बराबर होता है, वो कह रहा है वैल्यू ऑफ न्यू मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बताओ। मतलब वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म मांगे, बिकॉज नाउ दिस बिकम्स अ लेवर्ड फर्म, वो डेट ले रहे। तो वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस DT। अच्छे से किया हुआ है क्लास में। अनलीवर्ड फर्म का वैल्यू है 1750, डेट है 275 इंटू 30%, तो 1832.5। ये आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 17th का आंसर ए, बिल्कुल ठीक। ठीक है, सो लिख लो इसको। चलिए सो आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। तो इससे हमारे बच्चे कैपिटल स्ट्रक्चर के भी MCQs हो गए सारे। सो आपने देखा कि किस तरह से कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, तो एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स आल्सो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।